कैसे कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सिंहासन बत्तीसी। रोचक कहानियों के माध्यम से नैतिक ज्ञान की सीख देना हमारे देश की पुरानी परंपरा सबसे अनोखी एवं स्वप्रिय विद्या मानी गई है। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में लगी 32 पुतलियों के माध्यम से ऐसी 32 कहानियां इस ग्रंथ में संकलित की गई है। यह कथा राजा भोज के उज्जैन पर राज करने के दिनों की है। समस्त आर्यावर्त में उस समय उनकी न्यायप्रियता की प्रसिद्धि फैली हुई थी। उनके युग में यह उक्ति प्रसिद्ध थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह उक्ति आज भी प्रचलन में है। उज्जैन नगरी के अंतिम किनारे पर कुम्हारों की एक बस्ती थी। कुम्हार लोग वहाँ की मिट्टी से आकर्षक बर्तनों को बनाया करते थे। उनके द्वारा निर्मित बर्तनों की कलात्मकता अन्य प्रांतों में सम्मान पूर्वक देखी जाती थी, वह प्रशंसा प्राप्त होती थी। कुम्हार लोग अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करते थे। उनकी बस्ती के आसपास मिट्टी के बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। मिट्टी अत्यंत सुंदर, चिकनी एवं उपयोगी होती थी। इनके पात्र सरलता पूर्वक मजबूत एवं आकर्षक बनते थे। साथ ही यह मिट्टी जल्दी पक भी जाया करती थी। यही कारण था कि सफलतापूर्वक व्यवसाय करने के कारण कुम्हार लोग सुसंपन्न हुआ करते थे। वे भैंस, गाय तथा बकरियां पालते थे और उनको चराने हेतु चरवाहे गडरिये रखते थे। बस्ती का गडरिया लंबू इस कार्य को कई पीढ़ियों से करता चला आ रहा था। उसका असली नाम बृजभान था। बस्ती का सबसे लंबा व्यक्ति था, इसीलिए लोग उसको लंबू गडरिया कह के पुकारते थे। चतुरी का घर बृजभान के घर के पास ही था। यह दोनों पुराने दोस्त हुआ करते थे, लेकिन यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पड़ोसी जैसा दोस्त नहीं और पड़ोसी जैसा दुश्मन नहीं। अब वह दोनों दोस्त नहीं, दुश्मन थे। कुम्हार लोग जब मिट्टी खोदते तो मजबूत ईंटें, मूर्तियां, घर गृहस्थी का काफी सामान निकला करता था। यह कहा जाता है कि वहाँ कभी किसी राजा की बस्ती थी। लोगों का कहना था कि बस्ती भूचाल के कारण ही पलक झपकते ही तबाह हो गई। बहुत वर्षों तक उधर कोई न आया। बाद में धीरे धीरे वहाँ कुम्हारों ने अपनी बस्ती बसानी शुरू कर दी। लंबू गडरिये का एक पुत्र था, उसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान देखने में अच्छा था, कद काठी में अपने पिता के समान में ही था। वह भी पशुओं को चराने हेतु टीलों की तरफ जाया करता था। टीलों की खुदाई करते वक्त मिलने वाले सामानों को लोग उठाकर ले जाया करते थे, लेकिन वह उन सामानों को छूता भी नहीं था। उसकी दृष्टि में धरती के गर्भ से प्राप्त हुआ सामान एकमात्र राजा का ही अधिकार होता है। वह अपना पुश्तैनी कार्य अपनाए पशुओं को चराया करता था। वह टीलों पर जा पहुंचता एवं पशुओं को आजादी के साथ चलने के लिए छोड़कर टीले पर चढ़कर सो जाया करता था। लोग उसे निकम्मा एवं आलसी कहकर पुकारते थे और उसके साथ शरारतें किया करते थे। धीरे धीरे चंद्रभान के साथ शरारत करने वालों में यह चर्चा होने लगी कि चंद्रभान चमत्कारिक आदमी है। वह कोई कहता कि उस पर देवी शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। लोगों के मन में उसके प्रति इस प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण उस शरीर भी छोड़ बैठे थे, शरारत करना भी छोड़ बैठे थे। उसकी बातें ज्ञान ध्यान की हुआ करती थी। वह अपनी बस्ती के सभी बच्चों को टीले पर एकत्र कर लेता था और उन्हें ज्ञान ध्यान की ऐसी बातें बताया करता था कि वे पूरी तन्मयता पूर्वक उसकी बातें सुना करते थे। बच्चों के बीच कभी कभी बूढ़े भी आ बैठते थे। चंद्रभान सदैव की भांति एक दोपहर एक टीले पर जा चढ़ा और गहरी नींद में सो गया। सोकर वह उठा तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसके आसपास खेल रहे लड़कों ने उसे पुकारा, लेकिन लड़के खेल छोड़कर उसकी ओर भाग गए और वह सभी यह सोचकर उसके पास आ गए थे कि वह उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देगा। लेकिन वह बोला, औरों को भी बुलाओ, सबको बुलाओ। तीव्र स्वर में चंद्रभान ने कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक जोश में देखकर लड़कों ने टोकते हुए कहा। यहाँ का राजा कौन है? एक से पूछा।
सब लड़के एक दूसरे के मुंह देखने लग गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्वेश्चन कर रहा है, कैसे प्रश्न कर रहा है। अपने राजा का नाम भी नहीं जानता। हमारा राजा का नाम महाराज भोज है, एक ने उत्तर दिया। इस उत्तर को सुनते ही चंद्रभान का चेहरा तमतमा उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, वह मूर्ख है, राजा को न्याय करना नहीं आता, प्रजा के साथ भी वह संतोषजनक व्यवहार नहीं करता, उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। यह सुनकर लड़के वंगले झाँकने लगे। उनके चेहरों पर घबराहट नजर आने लगी। वे सभी सोचने लगे, आज चंद्रभान कैसी उलझुल बातें कर रहा है। सुना नहीं तुम सबने? उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश करो, हम उन्हें बताएंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। लड़के चकराते रहे। एक ने उसे समझाने वाले स्वर में कहा, चंद्रभान, ऐसा मजाक उचित नहीं है। उचित एवं अनुचित की बात मुझसे अधिक अन्य कोई नहीं जानता, यहाँ का राजा भी नहीं, चंद्रभान ने निडरता पूर्वक कहा। चंद्रभान ने राजा के विरुद्ध बड़बड़ाहट जारी रखी। एक ने कहा, भागो यहाँ से, ऐसे मनुष्य की बातें सुनना भी गुनाह है, यदि किसी ने सुन लिया तो बेमौत ही मारे जाएंगे। तो वह धीरे धीरे टीले से नीचे उतर आए। फिर उसके बाद चंद्रभान भी वहां से नीचे आ गया। उसके बाद उसने अपने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और वह वापस जाने लगा। उसके साथियों ने उसे डरते डरते पूछा, चंद्रभान, तुम्हें क्या हो गया था? आज तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे? तो चंद्रभान ने उनको बड़े आश्चर्य से देखा। तुम राजा को गालियां दे रहे थे, अगर किसी ने सुन लिया होता तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़ कर ले जाते। चंद्रभान ने उन्हें इस प्रकार ताकने लगा जैसे पूछ रहा हो कि वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। लड़के अपने आप घरों को वापस जाने लग गए। लोगों में जो बातें हो रही थी उसकी सुबगाहट चतुरी को भी थी। उसने अपने बेटे को पूछा कि चंद्रभान आजकल क्या कर रहा है। उसके बेटे ने उसको बताया कि उसने अपने पिता को बताया कि चतुरी को आश्चर्य होने लग गया। उसके पुत्र ने उसे सब कहानी सुना दी, जो भी चंद्रभान कर रहा था। अच्छा, मैं भी देखूंगा, चतुरी ने पुत्र से कहा। उससे बदला लेने का अच्छा अवसर मिल गया था। अगले दिन वह सारा काम छोड़कर उधर गया जिधर चंद्रभान मवेशी चराने के लिए जाता था। उसने छुपकर पीछा किया तो दोपहर के वक्त चंद्रभान को उस टीले पर चढ़ते हुए देखा। वह टीले पर जाकर सो गया था। चतुरी प्रतीक्षा करता रहा। उसने देखा कि चंद्रभान उठकर बैठ गया। वह इधर उधर देखने लगा। उसने दो लोगों को झगड़ते हुए देखा। उनका झगड़ा एक घोड़े को लेकर हो रहा था। एक ही घोड़े पर दो लोग अपना अपना मालिकाना अधिकार जता रहे थे। चंद्रभान ने उन्हें बुलाया। टीले पर बैठे बैठे ही उनकी समस्या पूछी। अनेक लोग जिज्ञासा के लिए एकत्रित हो गए। दोनों झगड़ते हुए व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए जिस ढंग से न्याय किया उसे देखकर सुनकर सभी उपस्थित लोग वाह वाह कर उठे। एक व्यक्ति खुशी खुशी अपना घोड़ा लेके जा रहा था और दूसरा मुंह लटकाए जा रहा था। लोगों ने मुंह लटकाए हुए व्यक्ति से पूछा तो वह भी उस न्याय से संतुष्ट ही दिखा। यह देखकर चतुरी के मन में महसूस कर रह गया। वह जिस आशा से उधर आया था उसके विपरीत उसे देखकर निराशा हो गई। चंद्रभान ने जिस ढंग से न्याय किया था उसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति दंग रह गया। अगले दिन चतुरी ने दो स्त्रियों के मध्य एक बालक को लेकर हुए विवाद को निपटाते हुए देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की बहुत प्रशंसा की गई। फिर तो यह रोज का नियम बन गया था। चंद्रभान टीले पर जा बैठता। लोग किसी न किसी मसले पर उससे न्याय कराने के लिए आ जाया करते थे। चतुरी को किसी भी प्रकार से चैन न था। वह चंद्रभान के न्याय में भी राजा की बुराई खोज बैठा। एक दिन अवसर पाकर उसने शहर के कोतवाल से जाकर चंद्रभान की शिकायत कर दी। चतुरी ने कोतवाल से कहा, लंबू चरवाहे का लड़का महाराज अधिराज की ओर से जनता का मुंह फेर रहा है, न्याय करने का कार्य कर रहा है। इस कार्य को वह स्वयं कर रहा है। चतुरी ने अपनी बात में नमक मिर्च लगाते हुए कहा, यही नहीं कोतवाल साहब, वह महाराजा धीराज के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग करता है। ऐसी बात है? कोतवाल ने चौंकते हुए कहा। सिपाहियों को भेजकर इस विषय में पूरी जानकारी ली जाएगी, उसने आश्वासन दिया। चतुरी उम्मीद में बंधा वापस आ गया।
चातुरी के चले जाने के बाद कोतवाल ने चातुरी की बात पर गौर किया। उसने विचार करके सोचा, यदि लंबू गडरिये का लड़का स्वयं न्याय करता है तो यह राजा के कार्यों में हस्तक्षेप है, इसे रोकना ही होगा। कोतवाल ने फौरन सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और लंबू गडरिये के लड़के चंद्रभान को पर नजर रखो। सिपाहियों ने कोतवाल साहब के आदेश पर सख्ती के साथ पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी एवं ब्राह्मण का मित्र राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने ब्राह्मण से दरबार में आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपने मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा कि राजन, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ और मैं धंधा व्यापार करना है। कुछ समय पूर्व ही मैं कारोबार के उद्देश्य से राज्य से बाहर जा रहा था, तो मैंने अपने मित्र व्यापारी को अपने 3 रत्न अमानत के तौर पर रखने के लिए दिए, ताकि मैं लौटकर आने के पश्चात वे रत्न सुरक्षित इनसे ले सकूं। जब मैं वापस लौटकर आया तो यह मेरा मित्र उन रत्नों को डकार गया, उन्हें देने से इनकार कर रहा है। हम दोनों परस्पर झगड़ ही रहे थे, आपके सैनिक हमें पकड़कर ले आए। महाराज, वे रत्न मुझे दिलवाने की कृपा करें, वे मेरे बुढ़ापे का सहारा है। राजा भोज ने ब्राह्मण व्यापारी की बातों के बारे में गौर से सुना। फिर उसने ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या ब्राह्मण व्यापारी का लगाया गया आरोप तुम्हें स्वीकार है? नहीं दयानिधि, ब्राह्मण के मित्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह सही है कि व्यापार को जाते समय मेरा ब्राह्मण मित्र मेरे पास अपने 3 बहुमूल्य रत्न सुरक्षित रख गया था। इसने व्यापार से 6 माह बाद लौटकर आने का वायदा किया था। 6 माह की अवधि बीत जाने के पश्चात यह व्यापार से लौटकर ना आया तो मैंने इसके रत्न इसकी पत्नी को लौटा दिए। राजा ने ब्राह्मण की पत्नी को मुखाते होकर पूछा, क्यों देवी, क्या तुम्हें पति के मित्र का कथन सही है? उसने तुम्हें 6 माह की अवधि के बाद तुम्हारे पति की अमानत तुम्हें लौटा दिए थे? ब्राह्मण की पत्नी बोली, नहीं महाराज, यह झूठ है। अपने पति के व्यापार पर जाने के पश्चात मैंने आज ही इनकी शक्ल देखी है, वह भी तब जब इसने मेरे पति से कहा कि वे रत्न उसने मुझे दे दिए थे। राजा ने सोचा, फिर ब्राह्मण व्यापारी के मित्र से कहा, तो तुम्हें यह स्वीकार है कि ब्राह्मण व्यापारी ने तुम्हारे पास बतौर धरोहर 3 रत्न रखे थे? हाँ महाराज अधिराज। क्या तुम इसके लिए किसी की गवाही दिलवा सकते हो कि तुमने ब्राह्मण की पत्नी को वे रत्न लौटा दिए थे? अवश्य दयानिधे, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने 3 रत्न लौटाए थे। व्यापारी की बात सुनकर मुखिया और मंदिर के पुजारी का नाम पूछा गया। राजा ने सिपाहियों को भेजकर दोनों को बुलवा लिया। उनकी गवाहियां व्यापारी के पक्ष में रही। राजा ने अपना निर्णय सुनाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आरोप पूर्णतः निराधार है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे झूठ बोलने के आरोप में अपने मित्र से माफी मांगे, अन्यथा उन्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण व्यापारी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, यह न्याय नहीं है अन्नदाता। यदि मैं जीवन दान पाऊं तो निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो न्याय के लिए आपके पास आने के बजाय लंबू चरवाहे के पुत्र चंद्रभान के पास जा रहे थे, जो कि दूध का दूध एवं पानी का पानी न्याय करता है, लेकिन आपके सिपाही पकड़कर हमको यहाँ ले आए। ब्राह्मण व्यापारी की बात सुनकर कुपित होने की बजाय राजा भोज के मन ही मन में यह सोचा कि यह लंबू चरवाहे का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है, उसे चलकर देखना चाहिए। उसने कहा, यदि मेरे न्याय से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो जाकर उसी से न्याय मांग कर देख लो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह न्याय कैसा करता है। ब्राह्मण व्यापारी हाथ जोड़कर वहाँ से विदा हुआ। राजा के आदेश पर उसका मित्र, ब्राह्मण की पत्नी एवं दोनों गवाह उनके पीछे पीछे हो लिए। राजा भोज ने अपने कुछ सिपाहियों के साथ वेश बदलकर स्वयं वहां पर पहुंच गए। कुम्हारों की बस्ती के एक ऊंचे टीले पर रोजाना की तरह चंद्रभान बैठा हुआ था। लोग उसके पास एकत्रित थे। ब्राह्मण व्यापारी ने चंद्रभान को अपनी विविधता सुनाई। चंद्रभान ने कड़क कर स्वर में कहा, जाओ राजा भोज को बुला कर लाओ, मैं उसे बतलाऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। उसके बाद उसने व्यापारी और उसके दोनों गवाहों को आदेश दिया, मैं जिस को बुलाता रहूं वह मेरे पास आता रहे।
व्यापारी अपने गवाहों को लेकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। चंद्रभान ने पहले व्यापारी के गवाह गांव के मुखिया को संकेत से अपने पास बुलाकर कहा, मुखिया जी कृपया मुझे बताइए कि जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटाए थे वे किस रंग के थे और कितने बड़े थे। इस सवाल को सुनकर मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते स्वर में कहा, वे रत्न नींबू के आकार के थे, उनका रंग तो नीला था। चंद्रभान बोला, ठीक है, अब तुम एक और जाके खड़े हो जाओ। इसके पश्चात उसने मंदिर के पुजारी को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया। पुजारी ने बताया कि वे रत्न मटर के दाने जितने थे, उनका रंग लाल था। उसने पुजारी को भी एक और खड़ा करके व्यापारी को बुलाया और डांटते हुए कहा, क्यों रे बेईमान, झूठ बोलता है? कितने पैसे दिए इन लोगों को झूठ की गवाही देने के लिए? व्यापारी थर थर कांपने लगा। चंद्रभान के पैरों पर गिरकर याचना भरे स्वर में उस व्यापारी से कहा, मुझे क्षमा करे, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। तो फिर इस ब्राह्मण को निकाल दे दो तीनों रत्न। चंद्रभान ने उसे कड़कते स्वर में आदेश दिया। व्यापारी ने फौरन अपने अंगूछे की गांठ खोली और उसमें बंधे तीनों रत्न निकालकर ब्राह्मण को सौंप दिए। राजा भोज, जो कि वेश बदलकर साधारण नागरिक के रूप में वहां खड़े चरवाहे के लड़के का न्याय देख रहे थे, अत्यंत प्रभावित हुए। वे अपने सिपाहियों के साथ एकदम से झूठे व्यापारी के सामने आकर खड़े हो गए और आदेश दिया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा भोज और उनके सिपाहियों को देखकर लोग चौंक उठे थे। राजा भोज को साक्षात देखकर चंद्रभान भी भाग खड़ा हुआ। राजा ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हारा न्याय देखकर प्रसन्न हैं, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। तुम अनपढ़ हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? महाराज, यह सब इस टीले की करामात है। मैं जब भी इस टीले पर आकर बैठता हूँ, मुझ में न जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है। राजा ने सोचा, विचार किया, राज ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया गया। अंत में यह तय किया गया कि टीले को खुदवाकर देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या है। सैकड़ों मजदूर खुदाई पर लग गए। काफी खुदाई करने के पश्चात मजदूरों के एक राज सिंहासन धरती पर दबा हुआ मिला। राजा तक खबर पहुंची। राजा आकर सिंहासन देखकर चमत्कृत हो उठे। कारीगरी का वह उत्कृष्ट नमूना था। सिंहासन पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे। उसके चारों ओर 8-8 पुतलियां जड़ी हुई थी। वे अपने हाथों में एक एक कमल का फूल लिए हुए थी। सिंहासन बहुत दिनों तक धरती में गड़ा रहा था, इसीलिए उसमें धूल मिट्टी जमा हो गई थी। धूल मिट्टी की सफाई की गई तो उसकी भव्यता निखरी हुई नजर आने लगी। राजा भोज उस सिंहासन को पाकर प्रसन्नता से फूले न समाये। वे उसे बड़े चाव से उठवाकर महल ले गए। महल के दरबारियों ने उसे देखा तो उनकी अद्वितीय सुंदरता का अवलोकन करके दांतों तले उंगली दबा बैठे। राजा ने राज ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाकर उस पर आसीन होने का विचार किया। उन्होंने सिंहासन की पहली सीढ़ी पर अपना पैर बढ़ाया ही था कि तभी एक चमत्कार हो गया। उस सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देखकर राज दरबारी गण आश्चर्य में पड़ गए। वे विस्मित भाव में सोचने लगे कि ये पुतलियां हंसी क्यों। राजा भोज ने घबराकर अपने कदम पीछे सरका लिए और पुतलियों से प्रश्न किया, ऐ पुतलियों, स्पष्ट कहो कि ऐसा कौन सा कारण है कि तुम इतनी जोर से खिलखिला हंस पड़ी हो। यह सुनकर पहली पुतली अपने स्थान से बाहर आई और उसने राजा भोज को संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया, थैंक यू। तो इसके बाद जो हम पुतली ने राजा से क्या कहा वो कहानी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन